हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम आर्टिकल 55 से आर्टिकल 59 तक को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें की व्याख्या की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 55, आर्टिकल अनुच्छेद 55 को। अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति का कोटा। कोटा क्या होता है? कोटा निकाला कैसे जाता है? कोटा का मतलब है कि कुल जितने वोट पड़े हैं, यानी राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी उठे हों, 2 हो, 3 हो या 4 हो, यानी टोटल कितने वोट पड़े हैं। कुल वोट में उम्मीदवारों की संख्या से एक अधिक, यदि 5 उठे तो 5 + 1 करके भाग कर दीजिए और उसमें एक जो उत्तर आता है उसमें एक जोड़ दीजिए, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रपति का कोटा। तो राष्ट्रपति का जो कोटा होता है एक टेक्निकल टर्म होता है। इससे ज्ञात किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और लगभग लगभग सभी व्यक्तियों को अपना कोटा पूर्ण करना ही होता है। ठीक, कि आपको कम से कम इतना तो लाना ही है। तो कोटा का मतलब क्या हुआ कि कुल मत में राष्ट्रपति के पद पर उठे व्यक्तियों की संख्या से एक से अधिक का यदि आपने भाग कर दिया और उसमें एक जोड़ दिया, तो वो हो गया राष्ट्रपति का कोटा। जैसे उदाहरण के लिए मानते हैं कि राष्ट्रपति को कुल 6 लाख वोट मिले, यानी लाख में नहीं जाएगा, करोड़ों में जाएगा। 121 करोड़ आबादी है, तो राष्ट्रपति को वोट बहुत अधिक मिलेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 3 लोग, 2, 5 लोग उठे हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए और टोटल जो वोट पड़े हैं वो 6 लाख पड़े हैं। तो इसमें एक अधिक कर दीजिए, तो 5 × 6 हो गया +1, यानी कि 6 का 6 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक, 6 में 6 का भाग देंगे 1 + 1 यानी 2 लाख। यानी कि कम से कम यदि 6 लाख वोट पड़ा है तो एक व्यक्ति को कितने वोट चाहिए? 2 लाख वोट चाहिए, तो कहा जाएगा उसने कोटा पूर्ण किया है। अगर कोटे से कम है तो इसका मतलब यह दर्शाता है कि उसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। कोटे की बात हो गई। अब आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में कहा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब होता है किसी पद पर रहते हुए कार्य करने की अवधि, कि आप इस पद पर रहकर कितने समय तक कार्य कर सकते हैं। तो जो आप कहा जाता है राष्ट्रपति कितने सालों तक राज्य करते हैं देश पर, यानी अपने पद पर कितने वर्षों तक रहते हैं? 5 वर्ष तक। इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? 56। तो अनुच्छेद 56 बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहकर 5 वर्ष तक शासन कर सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद की जो कार्य अवधि है वो कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। तो 56 में है कार्य अवधि। ठीक, फिर कहा गया कार्यकाल या कार्य अवधि। 57 में कहा गया राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन, निर्वाचन नहीं, दोबारा चयन। ठीक, कहा गया राष्ट्रपति का दोबारा चयन, मतलब एक ही व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, कहने का मतलब है कि जैसे अब एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, तो क्या अगली बार जब 5 वर्ष उसका पूर्ण हो जाएगा, तो क्या वह व्यक्ति, मान लीजिए फिर से चुनाव उठता है, चुनाव के लिए उठता है, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है और वो जीत जाता है, तो क्या उसे राष्ट्रपति पद पर विराजित किया जाएगा, विराजमान किया जाएगा कि नहीं? तो हाँ, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर विराजमान किया जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 56 के बाद 57 जो है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा चयन, कि अगर कोई व्यक्ति दोबारा से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाता है तो उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे हैं जो लगातार 2 बार क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक, अगला आया है अनुच्छेद 59। तो 59 से पहले आपको दिखना है 58। 58 यहाँ पर है। 58 सबसे विशेष है, ठीक, क्योंकि इसमें बताया गया है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति की योग्यता का मतलब कि कौन कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के योग्य होते हैं। जैसे हम हैं, आप हैं, अगर इसी तरह सभी जनता कहने लगे कि हम भी राष्ट्रपति पद के लिए उठेंगे, हम भी उठेंगे, हम भी उठेंगे, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे।
तो उन लोगों को वोट देना आप जानते हैं वरीयता क्रम में हो गए। 1 लाख व्यक्ति खड़े हो जाएंगे तो 1 लाख को आप वोट देते रहिए। एक दिन में 1 लाख वोट एक आदमी देगा तो इतने सारे लोग कैसे दे पाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। तो अब कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया, कुछ बाउंड्रीज बनाई गई कि इसके अंतर्गत इन बातों को जो पालन करेगा, यानी जो व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे वही केवल राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा वो लोग राष्ट्रपति पद के चुनाव के योग्य नहीं हैं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? तो उसमें पहली बात कही गई है कि भारत का नागरिक, कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उठेगा वो पहली बात यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति ऐसा जो भारत का नागरिक नहीं है वो राष्ट्रपति पद के लिए कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। तो पहली शर्त क्या है कि वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की जो मिनिमम एज है, जो न्यूनतम एज है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से छोटे हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए नहीं उठ सकते। 35 वर्ष कम से कम आपकी आयु है, तभी आप राष्ट्रपति पद के लिए उठ सकते हैं। उसके बाद तीसरा कहा गया है कि लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा सदन के बारे में। लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर जो सदन होता है उसके अंदर मेंबर जो रहते हैं उनकी क्या क्या योग्यता होती है, उनके अंदर क्या क्या योग्यता होगी तब वो सांसद बन पाएंगे। तो बस इतना समझिए कि व्यक्ति क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी उसके अंदर सांसद बनने की क्षमता हो। ठीक, ऐसा नहीं कि सभी सांसद बन जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इन चीज़ों का पालन कीजिए तभी आप सांसद के पद के लिए उठ सकते हैं। जैसे आप वैकेंसी कोई आती है ना, तो ऐसा होता है कि 12th लेवल वाले भर सकते हैं, कि जो 12वीं पास है वो भर सकते हैं। तो क्या इसे 10वीं वाले भर सकते हैं? नहीं। तो इसने क्या बना दी, एक क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ ये क्राइटेरिया। जैसे एक फॉर्म आ गया, उसमें कहा कि अंडर ग्रेजुएट वाले केवल भर सकते हैं, तो क्या 12th वाले भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उसने बाउंड्री बना दी। तो इसी तरह ये सारी बाउंड्रीज हैं कि इन इन चीज़ों का जो पालन कर रहा है केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उठ सकता है। पहली कंडीशन, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कि उसकी कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा कि वो लोकसभा का एक सदस्य बन पाए, इतनी योग्यता अगर उसमें है तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उठ सकता है। अब अगर कहा गया है कि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो कहा गया लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता यदि वो रखता है, ठीक, और लोकसभा में कौन होता है, जिसकी सरकार सत्ता में चल रही होती है वो लोकसभा में रहते हैं, बाकी लोग राज्यसभा में रहते हैं। तो कहा गया कि लोकसभा का जो सदस्य है, इसके अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, तो यदि इस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, इसके अंदर क्वालिटी है कि वो इस सदन का सदस्य बन सकता है, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए उठे, नहीं तो ना उठे। ठीक, तो तीसरी क्राइटेरिया, और जानते हैं सभी लोग यहीं पर जाकर विफल हो जाएंगे। आप और हम मिलकर तो सदस्य बन नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि बन ही नहीं सकते, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। और उसके बाद कहा गया जमानत राशि। जमानत राशि का मतलब, जब कोई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव उठता है, कोई भी व्यक्ति 2 हो गए 3 हो गए, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले 15,000 रुपये जमा करना होता है। ये जो धनराशि होती है वो RBI लेता है, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा करता है। ये 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करनी होती है। अब जमानत राशि कहा जाता है यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उठा है, अगर उसे कुल मतों का 1/6 भाग वोट मिल गया तो उसकी जमानत राशि उसे वापस कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि 6 करोड़ वोट पड़े हैं तो 6 करोड़ में कहा गया कितने का भाग देना, 1/6, तो 1/6 यानी 1 करोड़। अगर उस व्यक्ति ने 1 करोड़ वोट प्राप्त किए हैं तो जो RBI ने जमानत राशि जमा की थी वो उन्हें वापस लौटा देगी। अगर कोई व्यक्ति 6 करोड़ वोट में से 1 करोड़ वोट नहीं पाता है, मान लीजिए 80 लाख वोट पाता है, यानी 1/6 भाग पूरा नहीं कर पाया,
तो उसकी जमानत राशि को आरबीआई ही रख लेगी। अब जमानत राशि को रख लेने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति इतने बड़े पद के लिए खड़ा हुआ है और उसकी जमानत राशि जब्त हो जाना ये दर्शाती है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, यानी उसके अंदर अभी उतनी एबिलिटीज़ नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है, लोग उसे उतना पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उठे। तो ये जो 1500 रुपये वापस आ जाना मतलब एक सम्मान की तरह है कि ठीक है, आप जीते नहीं मगर फिर भी लोगों के बीच में आप अच्छी खासी पहचान रखते हैं। परंतु 1/6 से भी कम आ गया तो इसका मतलब आप केवल इसी तरह उठ खड़े हुए थे, लोगों के बीच में आपका जो संबंध है वो कुछ खास नहीं है। तो ये हो गई जमानत राशि। फिर उसके बाद ये क्राइटेरिया जहाँ पर सभी लोग फेल हो जाते हैं। पहले तो कहा गया भारत का नागरिक है, तब तो कोई भी खड़ा हो सकता है। दूसरा कहा गया कि कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, तो पूरे भारत में से कोई भी खड़ा हो सकता है। फिर तीसरे में कह दिया गया कि वो लोकसभा की योग्यता रखता हो, उसके अंदर योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। बहुत यानी 99% जो भारत की जनसंख्या है वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता तो बहुत कम लोगों के पास है। फिर कहा गया कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए उठना है, लोकसभा का आप सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो आपकी जमानत यानी आपको जमानत राशि एक जमा करनी होगी जिसकी कीमत होती है 15,000 रुपये। फिर कहा गया है 5वें में कि आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये मेन क्राइटेरिया है जहाँ पर सभी लोग विफल हो जाते हैं, लोग राष्ट्रपति पद के लिए नहीं उठ पाते, केवल कुछ ही लोग उठ पाते हैं। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का मतलब क्या होता है? प्रस्तावक का मतलब होता है प्रस्तावित करना, ठीक, इंट्रोड्यूस कराना किसी व्यक्ति को, और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से, ठीक, यानी इसके सदस्यों में से, इसके दोनों में से मिलाकर 50 लोग होने चाहिए। इसमें से चाहे कितने हो, चाहे लोकसभा से कितने भी ले लीजिए, राज्यसभा से भी कितने ले लीजिए, दोनों को मिलाकर 50 लोग होने चाहिए। यदि 50 लोग ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उठना चाहिए, इसका मतलब उसके पास 50 प्रस्तावक उपस्थित है। यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर दोनों को मिला करके 50 व्यक्ति ऐसे आपके पास हैं जो ये कह रहे हो कि हाँ, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उठना चाहिए, तो इसका मतलब है कि उसके पास 50 प्रस्तावक है। तो ये तो हो गया 50 प्रस्तावक कि 50 लोग कहने वाले हैं कि हाँ ठीक है, इनको राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति कह रहे हैं उनको प्रस्तावक कहा जाएगा। और कहा गया साथ ही साथ आपको 50 अनुमोदक भी चाहिए। अनुमोदक का मतलब अब आपको 50 ऐसे लोग चाहिए जो लिखित रूप से आपको दे सके कि हाँ, इस व्यक्ति को आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कीजिए, ठीक। परंतु ये 50 व्यक्ति जो हैं केवल सांसद होने चाहिए। 50 सांसद होने चाहिए आपके पास। 50 सांसदों ने यदि लिखित रूप से दे दिया, 50 क्या हो गए आपके पास प्रस्तावक, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी हो सकते हैं, परंतु ये सांसद जो हैं ये केवल कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, ठीक। यानी लोकसभा के 50 व्यक्ति यदि राजी हैं लिखित रूप से आपको देने के लिए, अब इनमें से मत जोड़िएगा, जैसे लोकसभा के यहाँ पर भी सदस्य हैं ना, मान लेते हैं कि लोकसभा के 30 लोग राजी हुए और राज्यसभा के 20 लोग, ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि हाँ, ये व्यक्ति ए है, इसको राष्ट्रपति पद के लिए उठाइए। तो आपने कहा ठीक है, हमारे पास 50 प्रस्तावक तो हो गए, और आप इन्हीं 30 को यहाँ पर ले गए और 20 और विधायक ले आए, 20 और सांसद ले जाए, तो 30 20 50 हो गया, और आपने कहा कि आप लोग लिखित रूप से दे दीजिए तो 50 अनुमोदक हो जाएंगे। तो नहीं, इन 30 व्यक्तियों को नहीं लेना है, आपको अलग 50 व्यक्ति लेना है जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। तो 50 प्रस्तावक का मतलब है जो मौखिक रूप से कहने के लिए तैयार हो कि ये राष्ट्रपति पद के योग्य हैं, इन्हें उठाया जाए। 50 अनुमोदक का मतलब होता है 50 सांसद ऐसे होने चाहिए जो आपको लिखित रूप से दे सके कि हाँ, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उठाइए। केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उठ सकता है। अब समझ में आया होगा आपको कि सामान्य जनता क्यों नहीं राष्ट्रपति बन पाती है। बहुत बड़ी क्राइटेरिया है, ठीक। क्योंकि आपकी अगर संसद में पहचान है
तभी ना आपको लोग जानेंगे, सांसद लोग जानेंगे, तो समझ लीजिए कौन राष्ट्रपति बनता होगा। ऐसे सामान्य लोग तो राष्ट्रपति बनेंगे नहीं। यदि राष्ट्रपति बनना है तो आपको सांसदों के बीच आपकी पहचान होनी चाहिए। तो ये हो गई राष्ट्रपति बनने का क्राइटेरिया, योग्यता। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जमानत राशि उसके पास कम से कम 15,000 रुपये होनी चाहिए कि वो 15,000 दे सके, उसके पास 50 प्रस्तावक यानी मौखिक रूप से कहने वाले लोग और 50 अनुमोदक यानी दोनों अलग अलग। ठीक, ये 50 लोग अलग हैं, ये 50 लोग अलग हैं। 50 लोग लिखित रूप से देने वाले हों कि हाँ, इस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उठाना चाहिए, तब वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद की योग्यता रखता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति पद की योग्यता। आगे आइए देखिए अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति की दशा, यानी किस कंडीशन में व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उठने योग्य माना जाएगा। यो तो एबिलिटीज़ हो गई ना कि इतनी चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ अब नहीं होनी चाहिए दशा में। यानी कहा गया कि 15,000 रुपया यदि जमानत राशि उसके पास नहीं है तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं उठ सकता। दूसरी बात, यदि व्यक्ति मानसिक रूप से पागल है तो वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं उठ सकता। दिवालिया है, दिवालिया है का मतलब उसका घर द्वार वगैरह सब कुछ बिक चुका है और वो कर्जे में डूबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति पद पर नहीं खड़ा किया जा सकता। पता चला राष्ट्रपति बनने के बाद सारी संपत्ति बेच बेच कर वो अपना लोन चुकता कर रहा है, तो यदि जमानत राशि नहीं है तो भी नहीं लड़ सकते। मानसिक रूप से पागल हैं तो भी राष्ट्रपति पद के लिए नहीं उठ सकते। दिवालिया यानी बैंक करप्ट हैं तो भी आप नहीं उठ सकते। चौथा कहा गया है कि यदि आप लाभ के पद पर हैं तब भी आप राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं उठ सकते। लाभ के पद पर न होना, आपको लाभ का पद छोड़ना होगा। लाभ का पद का मतलब यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको टेक्निकल वर्ड में कहा गया है लाभ का पद। यानी आप यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले। मगर एक ट्विस्ट की बात है कि यदि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा में हो जो व्यक्ति रहता है, क्या उसे वेतन नहीं मिलता? उसे भी वेतन मिलता है, उसे भी आप एक सर्विस ही समझ सकते हैं, एक नौकरी ही समझ सकते हैं। परंतु उसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि आप कोई गवर्नमेंटेड जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा यदि आप राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं तब। और कहा गया यदि आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं और आप राष्ट्रपति का चुनाव उठ रहे हैं तो आपको अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यदि आप लोकसभा या राज्यसभा से कोई व्यक्ति एक खड़ा हो रहा है किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसे अपना पद त्यागने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना पद कब त्यागेगा, मान लीजिए व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है जो कि राज्यसभा से चुना गया, वो खड़ा होता है तो राज्यसभा का सदस्य, इसलिए उसे अपना पद त्यागने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये चुनाव जीत गया तो जीतने के बाद जब वो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेगा उससे पहले वो अपने पद का त्याग कर देगा। यदि ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतता है तो कोई बात नहीं, अपने पद पर वैसे ही आसीन रहेगा यानी कार्य करता रहेगा। तो ये हो गई क्राइटेरिया कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए यदि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तब। लाभ का पद का मतलब कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं होनी चाहिए। और यदि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। परंतु यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो शपथ ग्रहण करने से पहले आपको अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको जो चीज़ें बताई गई आज वो समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।